तो चलिए आज हम समझते हैं केमिस्ट्री के इस लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल तरीके से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि केमिस्ट्री एक डरावना सब्जेक्ट है, फुल ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस, बट एक्चुअली ये बस एक भाषा है, एक लैंग्वेज, जिसे आज हम अपने इस बोर्ड पर मिलकर डिकोड करेंगे। लेट्स पिक अप द चॉक एंड गेट स्टार्टेड। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। किसी भी नई लैंग्वेज की तरह हम यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। Number 1, the alphabets. Number 2, grammar rules. Number 3, forming words. Number 4, writing sentences. And finally, number 5, the golden rule. तो बिना टाइम वेस्ट किए, let's dive right in. Section 1. The alphabets of chemistry. सोचिए, अगर रिएक्शन लिखते टाइम हर बार एलिमेंट का पूरा लंबा चौड़ा नाम लिखना पड़े तो कितना टाइम वेस्ट होगा, राइट? इसीलिए हम यूज करते हैं केमिकल सिंबल्स। ये किसी एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म होते हैं और एग्जैक्टली उस एलिमेंट के एक सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। रूल बड़ा सिंपल है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जैसे सल्फर के लिए कैपिटल S। अगर फर्स्ट लेटर ऑलरेडी किसी और एलिमेंट ने ले लिया है तो हम दो लेटर्स यूज कर लेते हैं, जैसे सिलिकॉन के लिए Si। और एक मजेदार बात बताऊं, कुछ सिंबल्स डायरेक्टली उनके लैटिन रूट से आते हैं। फॉर इंस्टेंस सोडियम, इसका सिंबल Na उसके लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है। इंटरेस्टिंग है ना? Moving on to Section 2. Grammar rules and valency. अब अल्फाबेट्स तो आ गए, पर इनको जोड़े कैसे? यहां एंट्री होती है वैलेंसी की। वैलेंसी इज सिंपली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अगर मैं इसको एकदम सिंपल इंग्लिश में कहूं तो ये एक एटम की दोस्ती करने की कैपेसिटी है। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं, वही उनकी वैलेंसी है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पोटेशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो उसे डोनेट करेगा, मेकिंग इट्स वैलेंसी +1। और दूसरी तरफ क्लोरीन को ठीक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो इट्स वैलेंसी इज -1। परफेक्ट मैच, राइट? दोनों मिलकर एकदम पक्की दोस्ती कर लेते हैं। पर देखिए, केमिस्ट्री हमेशा इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। कुछ ट्रिकी एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी दोस्ती करने की कैपेसिटी बदलती रहती है। इसे हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी, जैसे कि आयरन और कॉपर। यहां पर नेमिंग रूल बड़ा लॉजिकल है। लोअर वैलेंसी के आगे हम लगाते हैं अस और हायर वैलेंसी के आगे एक, तो आयरन 2 बन जाएगा फेरस और आयरन 3 बन जाएगा फेरिक। सेम गोज फॉर कॉपर। कॉपर 1 है कपरस और कॉपर 2 है क्यूप्रिक। इस छोटी सी ग्रामर ट्रिक से आपको आगे इक्वेशंस में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल बेसिकली उन एटम्स का ग्रुप है जो मिलकर एक सिंगल पावरफुल टीम की तरह बिहेव करते हैं और इन पर कलेक्टिवली एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे हमारे हाइड्रोक्साइड टीम यानी OH-1 या फिर कार्बोनेट टीम CO3 2-। ये पूरा का पूरा ग्रुप एक ही यूनिट की तरह दोस्ती करता है, बिल्कुल जैसे कि वो एक सिंगल एटम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, फॉर्मिंग केमिकल वर्ड्स। केमिस्ट्री की इस लॉजिकल भाषा में वर्ड्स बनाने का मतलब है केमिकल फॉर्मूलाज बनाना। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में किस किस तरह के एटम्स हैं और हर टाइप के एग्जैक्टली कितने एटम्स मौजूद हैं। ये बिल्कुल किसी नई डिश की रेसिपी पढ़ने जैसा है। जैसे ही आप H2O देखते हैं, आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि इस रेसिपी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। पर इन फॉर्मूलाज को एक्चुअली बोर्ड पर कंस्ट्रक्ट कैसे करें? इसके लिए हम यूज करते हैं अपना फेमस क्रिस क्रॉस मेथड। मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। स्टेप 1, पहले एलिमेंट्स या रेडिकल्स के सिंबल्स लिखिए। स्टेप 2, उनके ठीक नीचे उनकी रिस्पेक्टिव वैलेंसीज लिख दीजिए। अब स्टेप 3 में हम इन डायगोनल एरोस को ड्रॉ करके उन वैलेंसीज को आपस में इंटरचेंज करेंगे और अपने पार्टनर सिंबल के लोअर राइट में शिफ्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम जिसकी वैलेंसी 3 है और सल्फेट रेडिकल्स SO4 जिसकी वैलेंसी 2 है। जब हम यहाँ एरोस क्रिस क्रॉस करते हैं तो ये 2 चला जाता है एल के पास और 3 चला जाता है पूरे SO4 ग्रुप के पास। फाइनल फॉर्मूला क्या बना? Al2SO4 3। है ना एकदम सिंपल मैथ। Alright, moving on to Section 4, writing complete sentences. ग्रेट जॉब सो फार। अब जब हम वर्ड्स लिखना सीख गए हैं तो लेट्स फॉर्म कंप्लीट केमिकल सेंटेंसेस। किसी भी केमिकल इक्वेशन का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंगली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए, मैं चॉक से बोर्ड पर एक टी चार्ट जैसा बना रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS पर हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स। ये वो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं जो आपस में रिएक्ट करने वाले हैं। और राइट हैंड साइड यानी RHS पर आते हैं प्रोडक्ट्स, जो कि वो नई सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद फॉर्म होंगी। और इनके ठीक बीच में होती है एक सॉलिड एरो जो हमें रिएक्शन की प्रॉपर डायरेक्शन दिखाती है। लेकिन एक सेकंड सोचिए, क्या सिर्फ बोर्ड पर रिएक्टेंट्स को एक साथ लिख देने से उनके बीच रिएक्शन हो जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट।
रियल वर्ल्ड में रिएक्शंस होने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। उन्हें प्रॉपर क्लोज फिजिकल कांटेक्ट चाहिए, या शायद वो सिर्फ तब रिएक्ट करेंगे जब वो किसी एक्वस यानी सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे। कभी कभी हमें एक्सटर्नली हीट अप्लाई करनी पड़ती है, जिसे मैं इस एरो के ऊपर एक छोटे से ट्राइंगल यानी डेल्टा सिंबल से ड्रॉ कर रहा हूं। कुछ रिएक्शन सिर्फ स्पेसिफिक लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, या फिर उन्हें ट्रिगर करने के लिए किसी एक्सटर्नल कैटलिस्ट का होना जरूरी होता है। तो बेसिकली सेंटेंसेस लिखना जरूरी है, बट उस रिएक्शन के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट सेट करना इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। पर एक बात हमेशा याद रखिए, ये इक्वेशंस हमें बहुत कुछ बताती हैं, पर ये परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखकर आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैटर एक्चुअली सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, जब तक कि हम इंटेंशनली ब्रैकेट में S, L, G या AQ मेंशन ना करें। उसके अलावा ये केमिकल सेंटेंस डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का फर्क भी नहीं बताता। और सबसे बड़ी बात, इससे ये पता नहीं चलता कि रिएक्शन कंप्लीट होने में 1 सेकंड लगेगा या 2 साल। एक इक्वेशन स्ट्रिक्टली सिर्फ ये बताती है कि रिएक्शन में क्या हुआ, पर टाइम और स्पीड के बारे में वो एकदम साइलेंट रहती है। Now for the most important part of today's explainer, Section 5, the golden rule, balancing equations. अब हम आज की क्लास के सबसे क्रूशियल स्टेज पर आ गए। एवरीथिंग बिल्ड्स अप टू दिस पॉइंट, पर एक्चुअली बैलेंसिंग सीखने से पहले मेरा आपसे एक फंडामेंटल सवाल है। Why is it absolutely necessary to balance a chemical equation? हम आखिर क्यों इतनी मैथमेटिकल मेहनत करते हैं कि LHS और RHS के एटम्स की काउंटिंग परफेक्टली इक्वल रहे? सोचा है कभी? चलिए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। The answer lies in the ultimate scientific law, the law of conservation of mass. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, it can only be transformed. ये नेचर का अटल नियम है। रिएक्शन के दौरान एटम सिर्फ रीअरेंज होते हैं, अपने पार्टनर्स स्विच करते हैं। ना तो कोई नया एटम जादू से मैजिकली पैदा हो सकता है, और ना ही कोई एग्जिस्टिंग एटम हवा में गायब हो सकता है। उनका टोटल मास परफेक्टली कंजर्व रहना ही चाहिए। और अगर आप इसको फिजिकली प्रूव करना चाहें तो लैंडोल्फ्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट इसका सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इमेजिन कीजिए, हमने एक ग्लास की H शेप वाली ट्यूब ली, उसके एक लिम में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन रखा और दूसरे लिम में सिल्वर नाइट्रेट। उस ट्यूब को हमने अच्छे से सील किया और डेलिकेटली वे किया। फिर उस ट्यूब को थोड़ा उल्टा करके दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स होने दिया। रिएक्शन हुआ और हमें एक सॉलिड व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। पर मैजिकल पार्ट ये था कि जब हमने उस सील ट्यूब को वापस वेइंग स्केल पर रखा, द टोटल मास वाज एग्जैक्टली द सेम। 1 ग्राम का भी फर्क नहीं आया। बिफोर और आफ्टर का वजन परफेक्टली इक्वल था। और बस इसीलिए नेचर के इस फंडामेंटल और यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन को रिस्पेक्ट करने के लिए हमें अपना बैलेंसिंग रूल अप्लाई करना पड़ता है। द रूल इज एक्सट्रीमली सिंपल। The total number of atoms on the left-hand side strictly equal होना ही चाहिए to the total number of atoms on the right-hand side. अगर लेफ्ट साइड में 5 कार्बन एटम्स रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो राइट साइड में एग्जैक्टली 5 कार्बन ही एज प्रोडक्ट्स बाहर आने चाहिए। नो एक्सेप्शंस व्हाटसोएवर। So the big practical question is, हम इन इक्वेशंस को इफेक्टिवली बैलेंस करेंगे कैसे? यहाँ हमारी ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी काम आती है। स्टेप 1, सबसे पहले अपने वर्ड फॉर्मूलाज यूज करके करेक्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए। स्टेप 2, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट ट्रिक है, उस एटम को पिक कीजिए जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, यानी द हेवीएस्ट एटम, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में। स्टेप 3, सबसे पहले उसी हेवीएस्ट एटम पर अटैक कीजिए और उसको कंप्लीटली बैलेंस कर दीजिए। बिलीव मी, एक बार मैक्सिमम नंबर वाला एटम सॉर्ट हो गया तो स्टेप 4 में बाकी बचे हुए एटम्स को सिस्टमैटिकली बैलेंस करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए इस मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी को एक रियल एक्शन में देखते हैं। आइटम 1 को देखिए, यह हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। आयरन यानी Fe रिएक्ट कर रहा है वाटर यानी H2O के साथ टू फॉर्म Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। अब राइट साइड में देखिए, ऑक्सीजन 4 हैं और आयरन 3 है, जबकि लेफ्ट साइड में सिर्फ 1-1। स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम अपने हाईएस्ट एटम यानी ऑक्सीजन पर फोकस करेंगे। RHS में O4 है, तो हम सिंपली लेफ्ट में H2O के ठीक आगे 4 लगाते हैं। अब इस प्रोसेस में लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 8 हो गए, यानी 4 × 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम राइट साइड में H2 गैस के आगे भी 4 लगा देते हैं। और फाइनली राइट साइड के 3 आयरन को मैच करने के लिए लेफ्ट साइड के Fe के आगे हम 3 लगाते हैं। नाउ लुक एट आइटम 2। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 and 4H2. The LHS and RHS are now beautifully identical. ये बन गया हमारा perfectly balanced chemical sentence. तो दोस्तों, आज आपने एक्चुअली केमिस्ट्री के कुछ रैंडम रूल्स नहीं बल्कि एक पूरी नई लैंग्वेज का ग्रामर फॉर्मेट ही सीख लिया है। देखा आपने, ये टॉपिक बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं था।
हमने स्टार्टिंग की उन केमिकल अल्फाबेट से यानी सिंबल से। फिर हमने वैलेंसीज को अपने ग्रामर रूल की तरह समझा कि आखिर कौन किससे और कैसे दोस्ती करेगा। क्रिस क्रॉस फॉर्मेट यूज करके अपने नए फॉर्मूलाज एज वर्ड्स क्रिएट किए और फिर पूरे केमिकल सेंटेंसेस फॉर्म किए, जिनको एंड में हमने माइटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करके परफेक्टली बैलेंस करना भी सीख लिया। केमिस्ट्री बस एक बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है जिसमें थोड़ी प्रैक्टिस करने से कंप्लीट कमांड आ जाती है। तो क्लास खत्म करने से पहले मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है। So now that you've mastered the alphabets, grammar and sentences, what beautiful chemical reaction will you write next? आप आज कौन सी इक्वेशन उठाएंगे बैलेंस करने के लिए? ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर सेशंस के लिए जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। हैप्पी लर्निंग।